everyone. So today's video is the most requested one and मुझे बहुत सारे questions आ रहे थे कि how I scored 95.8 in my 12th board exams और बहुत सारे FAQs थे. So today I am taking all those questions and so let's get started with the question number 1. मैं ना सब्जेक्ट वाइज चलती हूँ आपके आंसर्स देने के लिए, ठीक है? तो लेट्स टेक द सब्जेक्ट which is the most difficult for many of the students, that is physics. So physics के लिए क्या होता है हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में, स्पेशली अगर हम MCQs की बात करें तो वही एक डिफ़िकल्ट पोर्शन हो जाता है अगर देखा जाए. सेक्शन बी से लेकर ई तक तो जितना भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब थ्योरी होती है, वो हमको आते होते हैं, लेकिन जो सेक्शन ए और जो MCQs वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है. लाइक MCQs में क्या होता है ना कि हमको चीज़ें आती भी है पर हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते, उसमें बहुत इश्यूज आ जाते हैं MCQs में. सेक्शन बी में क्या होता है, थ्योरी होती है, स्ट्रेट सवाल आते हैं कि आपको ये डेरिवेशन करनी है, बस आपको मिल गए 2 नंबर, काम खत्म. ऐसा होता है सेक्शन बी में. सी में भी ऐसा होता है, डी में भी ऐसा होता है, सब में ऐसा होता है. सेक्शन ई तो फ्री के मार्क्स से समझ लो, ऐसा बात होती है. तो सबसे मेन पार्ट है सेक्शन ए. आपको सबसे ज़्यादा MCQs पे फोकस करना है और हमें क्या करना चाहिए वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी. सो ये तो हो गया हमारा फिज़िक्स का. अगली बारी आती है केमिस्ट्री में. केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि सच बोलूँ मैं तो हमारे टीचर्स ना हमें कहते थे कि केमिस्ट्री का पेपर जो होता है पूरा NCERT से आता है A to Z, और मैं नहीं मानती थी बिकॉज आई वॉज लाइक यार बोर्ड का पेपर है, ऐसे कैसे पूरी पूरी NCERT आ जाएगी एकदम कॉपी पेस्ट. यकीन मानिए बिल्कुल NCERT ही आती है पेपर में. आप लोग कोई रेफरेंस बुक, ये बुक वो बुक, एस एल अरोड़ा, मतलब वॉट एवर जितनी भी ओसवाल एंड जो भी है ना उसको आप लेना बंद कर दीजिए केमिस्ट्री के लिए. NCERT की जो है ना पतली सी बुक आपकी, उसको ही आप, मैं तो कहती हूँ उसको रट्टा मार लो आप अच्छे से क्योंकि पूरा पूरा वही आना है आपके पेपर में. 95% केमिस्ट्री का पेपर जो है पूरा NCERT से आता है. सो प्लीज़ मैं आप सबसे कहती हूँ कि NCERT को जितना हो सके उसको बार बार सॉल्व करिए, उसके आंसर तो याद कर लीजिए आप चाहे, ठीक है? हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं. स्पेशली अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरी की पूरी NCERT ही आती है. कोई बाहर का आपको याद करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है? कि आप एक्स्ट्रा रिएक्शन याद कर रहे हो, वो आनी ही नहीं है, उसमें आप फालतू में अपना टाइम वेस्ट करोगे करके. और यहाँ मैं अगर बात करती हूँ फ़िज़िक्स की, जो मैंने पहले बात करी थी, तो फ़िज़िक्स का जो रेशो होता है NCERT टू अदर क्वेश्चंस की मैं अगर बात करूँ तो वो 70-30 का रेशो हम मान सकते हैं. मैं तो 70% भी नहीं कह सकती कि NCERT ही आती है फ़िज़िक्स में, बिकॉज फ़िज़िक्स का पेपर जो होता है ना वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल हो जाता है, तो फिर हमें अपने कॉन्सेप्ट उसके लिए स्ट्रॉन्ग करने पड़ जाते हैं. तो फिज़िक्स की NCERT करना ठीक भी है और नहीं भी है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो आप NCERT के फिज़िक्स में लिमिटेड क्वेश्चंस करिएगा. सारे करने की कोई नीड नहीं है कि आप पूरा ही एक चैप्टर के 40 सवाल होते हैं मिनिमम देखा जाए NCERT में, तो आप पूरे करने बैठ गए, कोई मतलब नहीं है वो करने का, ठीक है? नेक्स्ट इज़ मैथ्स. तो मैथ्स का तो NCERT का मैं अगर कहती हूँ मैथ्स में तो 50% ही आती है NCERT. अगर मैं कहूँ NCERT पर तो बिल्कुल आपको डिपेंडेंट नहीं होना है कि आप बोर्ड्स के लिए पूरा NCERT की मैथ्स ही याद कर जा रहे हो, नहीं वो नहीं करना है. मैथ्स में तो स्पेशली प्रैक्टिस ही चाहिए होती है देखा जाए तो. NCERT जो होती है सिर्फ बेसिक के लिए है और बोर्ड में हल्के से क्वेश्चंस लाइक अगर मैं 30% क्वेश्चन बोलती हूँ मैथ्स में तो फिर वो बाहर मतलब आपको आता होता है पर आपको अपना दिमाग थोड़ा चलाना पड़ जाता है उन क्वेश्चंस में मैथ्स के लिए, ठीक है? सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो जैसे मैंने आपको अभी बताया NCERT पे आपको मैथ्स के लिए बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होना है. जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स है, एकदम इंटेंस लेवल वाले इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स है, उनको तो आप बेशक करके जाइए. एंड देन इन केमिस्ट्री में तो पूरी की पूरी NCERT ही आनी है. मैं आपको बता देती हूँ, जिस बच्चे ने 90 अबव मार्क्स लाने हैं ना केमिस्ट्री में, वो ओनली NCERT से आराम से ला सकता है, एकदम आराम से ला सकता है. अगर आप MCQs में जैसे 20 MCQs आते हैं तो आप अगर 20 में से 10 भी रॉन्ग कर दो, सपोज वर्स्ट टू वर्स्ट केस में आपने 10 MCQs भी रॉन्ग कर दिए,
तो भी आपके 90 मार्क्स तो आ ही जाएंगे ना ओवरऑल, तो इट्स गुड। तो आपको ज़्यादा फोकस एनसीईआरटी पे करना है केमिस्ट्री के लिए स्पेशली। एंड फिज़िक्स की बात की जाए तो एनसीईआरटी पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिएगा आप सब, स्पेशली लाइक जो हमारा स्कूल था ना, हमें स्कूल में फिज़िक्स पे बहुत अच्छा पढ़ाया गया था। तो मुझे तो जितना जो मुझे हेल्प मिली है ना अपनी फिज़िक्स में वो मुझे स्कूल से मिली है। सो आई कैन से दिस कि जो मेरे स्कूल के जो सर ने मुझे नोट्स लिखवाए थे, नोट्स एंड डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स जो हमें सर ने स्कूल में अपनी साइड से करवाए थे, वो सब मोर देन इनफ थे मेरे लिए। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से कि आप फिज़िक्स में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप अपने नोट्स को और जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से रिवाइज करिएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मैं आपसे कहूँ न्यूमेरिकल्स के लिए स्पेशली, हफ्ते में आप कम से कम 100 भी नहीं, 150 से 200 न्यूमेरिकल्स तो लगाइए हफ्ते में, इन अ वीक। ये सुनने में बहुत बड़ा नंबर लगता है कि 150 से 200 न्यूमेरिकल लगाने हैं, पर अगर हम डे वाइज बात करें तो डे में आपको सिर्फ 20 टू 25 या फिर 30 के आसपास, मैक्स टू मैक्स आपको 30 न्यूमेरिकल्स एक दिन में लगाने रहेंगे फिजिक्स को लेकर। जैसे अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त तो खैर ख़त्म हो चुका है, सितंबर ही आ गया समझ लो, आपके हाफ ईयरली वगैरह आ गए हैं। सो इस टाइम पे आप खास करके डेरिवेशंस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ऐसा मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि इसको पढ़ना ही नहीं है बिल्कुल, ठीक है, पर इस टाइम पे आप न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बिकॉज देखिए डेरिवेशन ना एक ऐसी चीज़ है ना जो आप एग्ज़ाम के 2 रात पहले भी अगर पढ़ने बैठते हो तो वो आपको 80% याद रह जाएगी, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो है उसको हम एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तो बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको अभी से ही खुद को प्रिपेयर करना होगा। ओके, डेरिवेशन तो क्या है, आप जैसे आपके एग्ज़ाम्स मान लो फरवरी में हैं, तो आप अगर 1 जनवरी से भी डेरिवेशन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते तो भी बहुत है, बहुत है अभी। लेकिन इस टाइम पे आप न्यूमेरिकल्स की तैयारी करिए, ये अच्छा रहेगा आपके लिए भी, ठीक है। सो मैं कंटिन्यू ही करती हूँ अपनी बात को जो मैंने पहले कही थी। फिज़िक्स में अगर जैसे मैंने कहा था आपको कि आपको एक दिन में 20 टू 28 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं पर डे। तो वो कहाँ से लगाने हैं वो क्वेश्चन, हम ऐसे बोल देते हैं कि 20 सवाल लगा लो, पर कहाँ से लगाए, कौन से चैप्टर के लगाए, कैसे लगाए, हमें ही पता नहीं होता है। सो अब इसके 2 केसेस हैं। द फर्स्ट केसेस कि अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीटेड है, अगर और फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप कहाँ से सॉल्व करोगे, आप कौन सा चैप्टर से स्टार्ट करोगे सवाल सॉल्व करना। अगर आपके सब सिलेबस, अगर आपका सब चैप्टर कंप्लीटेड है एंड आपकी रिवीजन भी हो रखी है पूरी एकदम अच्छे तरीके से, तो आप फिर पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट कर दीजिए अपने, वही आपका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो जाएगा, वही आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका सिलेबस मान लो इनकम्प्लीट है या आपने रिवाइज ना किया हो सिलेबस को अपने, तो आप उस टाइम पे एक ऐसे चैप्टर को पिक करिए जो आपको नहीं आता हो या जो आपका वीक पॉइंट हो, उस चैप्टर को पिक करिए, उससे आप न्यूमेरिकल्स लगाना स्टार्ट कर दीजिए। द बुक दैट आई प्रेफर्ड फॉर फिजिक्स वॉज एस.एल. अरोड़ा, एंड मैंने उसी से अपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की थी एंड एमसीक्यूज भी मैंने उसी से किए थे। एमसीक्यूज तो बहुत अच्छे हैं उस बुक में, जेई मेंस तक के एमसीक्यूज आप लगा लीजिए, कम से कम नीट के भी लगा सकते हैं, जेई मेंस एंड नीट आप लगा लीजिए एमसीक्यूज, एडवांस को रहने दीजिएगा, मेंस एंड नीट के आप लगा सकते हैं एमसीक्यूज एंड वो इनफ होगा, मोर देन इनफ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। फिजिक्स में गाइस स्पेशली मैं फिर से कह रही हूँ, अभी से आप अपना ध्यान न्यूमेरिकल्स पे लगाना स्टार्ट कर दीजिए, न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यूज पे। मैं भी ऐसी थी कि भाई मुझे भी सब कहते थे कि डेरिवेशंस को छोड़ दो, अभी उसको मत तैयार करो, अभी न्यूमेरिकल्स कर लो, पर मैं नहीं मानती थी। मैं अभी भी इस टाइम पर याद की जा रही हूँ बस डेरिवेशंस को, बल्कि आपको ये काम नहीं करना है प्लीज़। अभी आप न्यूमेरिकल्स पर ध्यान दीजिए, एमसीक्यूज़ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एमसीक्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपको कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स दे सकती है। अगर आपको आते होंगे 20 के 20 एमसीक्यूज़ पूरे, तो आप उसको 10 मिनट में आप 20 मार्क्स ले सकते हैं, ये बात है इसमें, ठीक है। यही मिस्टेक मैंने की थी अगस्त एंड सितंबर के मंथ में। मैं डेरिवेशंस को बहुत याद करती थी लास्ट ईयर,
आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, मैं मानती हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल्स को आप अभी इस टाइम पे सबसे ऊपर रखिए। सो द सेकेंड केस वॉज दैट कि अगर आपका सिलेबस मान लो कंप्लीटेड ही नहीं है, तो अगर मान लो सपोज आपने एक चैप्टर को पिक किया, ठीक है, आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स पिक करा सपोज फिजिक्स में, तो आप जैसे तो ना आप सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट्स के ही PYQs लगाइए, यूट्यूब खोलिए, बहुत वीडियोज़ है आजकल, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ है आजकल, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स PYQs करिए सॉल्व उनको बैठ के, पूरा सॉल्व करिए। अभी कहाँ आपको जल्दी है, आराम से सॉल्व करिए, बिल्कुल हो जाएगा आपका आराम से, ठीक है। और अगर आपके पास बुक है कोई, जैसे मैंने ली थी बुक, SL अरोड़ा की ली थी बुक, तो उसमें से मैं फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करती थी, जो सबसे एंड एक्सरसाइज में हुआ करते थे, मैं उनको सॉल्व किया करती थी डायरेक्ट। और यस, अगर आपका सिलेबस कंप्लीटेड है तो फिर आपको कोई PYQs की बुक वगैरह लेने की कोई नीड नहीं है। गूगल पे बहुत वेबसाइट्स हैं, जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ, सेल्फ स्टडी एक वेबसाइट है, आप उससे अपने PYQs निकालिए, सॉल्व करिए, बस इनफ है, वही आपकी प्रैक्टिस है, काम खत्म। अगर केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में मैंने कौन सी बुक्स रेफर की थी, जैसे आप बोलते हो गाइड बुक्स वगैरह हो जाती है, तो नो नीड ऑफ गाइड बुक्स, NCERT को ही आप पूरा याद कर लो ना, बहुत है उतना, इनफ है, मोर देन इनफ है आपके लिए, ठीक है। एंड MCQs के लिए अगर आपको केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि MCQs जो है बिल्कुल NCERT से ही आ जाएंगे। अब वो बात अलग है कि जो चैप्टर आपका बायोमोलिक्यूल्स है, वो तो एकदम पूरा चैप्टर थ्योरी वाला चैप्टर है, आपको उसको याद ही करना है पूरा, तो उसके MCQ स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन जो बाकी चैप्टर्स है उसमें तो आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, सो उसके लिए आपको MCQs की पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो प्रैक्टिस आप तो वही PYQs लगाइए, उससे करिए अपनी प्रैक्टिस, बहुत है आपका, एक दिन में कम से पेपर सॉल्व करिए, सेक्शन A से लेके E तक। ई रहने दीजिए, अभी ई तो इजी होता है, टाइम क्यों अपना वेस्ट करना ई के ऊपर, सेक्शन A से लेकर D तक आप लगा लीजिए, बस इतना। और मैथ्स की भी बात करूँ, मैथ्स में देखिए सबसे पहले तो आप अपनी NCERT को कंप्लीट करिए, पूरी की पूरी आप NCERT अपनी कंप्लीट करिए, उसके बाद आप PYQs खोलिए, पूरा पेपर सॉल्व कीजिए बोर्ड का, इनफ है, बस मैंने भी यही सब किया था अपने टाइम पे, कहाँ मैंने कौन सी, मैंने जैसे RD शर्मा, RS अग्रवाल, ओसवाल, ये वो दुनिया भर की बुक्स होती है, कोई नीड नहीं है लेने की, 12th आप बोर्ड देने जा रहे हो, कोई आप एडवांस पेपर नहीं देने जा रहे हो, ठीक है, बोर्ड ही है बस, ठीक है। हाँ, तो आप बोर्ड के लिए ओनली NCERT को आप पूरा का पूरा रिवाइज कीजिए, रिवाइज मतलब याद नहीं करना है बैठ के, उसको सॉल्व करना है, ठीक है, उसको सॉल्व कर कीजिए। सपोज अगर आपने पूरा NCERT सॉल्व कर लिया, तो इसका मतलब है कि आपकी बेसिक नॉलेज पूरी कंप्लीटेड है। अब उसके बाद आप हायर प्रैक्टिस के लिए अपने PYQs लगाइए, सॉल्व करिए, जितना हो सकता है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, यूट्यूब खोलिए, इतना कुछ है आजकल कंटेंट, सॉल्व कीजिए, लगा क्वेश्चन जिसमें लगाइए, सॉल्व करिए, सिंपल। दिस वॉज ऑल अबाउट बुक्स दैट आई प्रिफर्ड। वैसे तो मैंने कोई बुक इतनी खास तो मैंने प्रेफर तो की नहीं थी, बट या सो द नेक्स्ट इज, सो यूट्यूब चैनल्स देखिए, मेरा स्कूल के नोट्स और जो मेरी कोचिंग के जो नोट्स थे वो इनफ थे मेरी तैयारी के लिए, मोर देन इनफ थे मेरी तैयारी के लिए, सब। अगर मैं आप सबके लिए कहती हूँ तो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आप PW का NCERT वाला चैनल जो है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लाइक ना एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले मैंने यूट्यूब खोला था, जस्ट फॉर रिवीजन, लाइक शॉर्ट नोट्स मुझे मिल जाए पूरे चैप्टर के। यूट्यूब की वीडियो देखते वक्त मेरे मन में ये नहीं था कि मुझे पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, बल्कि मेरे मन में ये था कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो मेरा रह गया हो, तो मैं उसको उस यूट्यूब वीडियो से कवर कर लूँ, तो ये मेरा मोटिव हुआ करता था। आपको भी ना इसी सोच से चलना है कि अगर आप रिवाइज करने बैठे हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि आप पूरा चैप्टर आपको A to Z पढ़ना है, नहीं। रिवीजन का मतलब होता है कि जो टॉपिक आपका मान लो बाई चांस रह गया हो, तो आप उसको अपनी यूट्यूब वीडियो से कवर कर लो, ये मतलब होता है रिवीजन का। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो MCQs के लिए तो ना हमें स्कूल में हमारे जो टीचर्स थे, उन्होंने हमें एक मेथड बताया था, और बहुत अच्छा मेथड था, लाइक, तो सपोज अगर आप MCQs करने बैठे हो, ठीक है, और आपको MCQ में ना कन्फ्यूजन है,
कि ऑप्शन ए होना चाहिए या ऑप्शन बी होना चाहिए, तो आप दोनों को लिख के आ जाओ, ऑप्शन ए कॉमा बी लिख दो आप ऐसे करके, ठीक है। तो जो सही होगा उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो दिस इज़ द टेक्निक बेसिकली। यही चीज़ आप केमिस्ट्री में भी कर सकते हो, मैथ्स में भी कर सकते हो, नहीं मैथ्स में रहने दो, वैसे मैथ्स में रहने दीजिए, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स में आप ये टेक्निक कर सकते हो और ये बहुत हेल्पफुल होती है। मैंने तो बहुत जगह यही चीज़ करी थी। एक क्वेश्चन था मेरे में कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का एनर्जी बैंड गैप बताना था और मैं थी कंफ्यूज कि क्या होता है, 0.01 होता है या फिर 0.07 होता है। मैं कंफ्यूज थी क्या होता है, मैं भूल गई थी। तो मैंने फिर दोनों ऑप्शन को मार्क कर दिया, ऑप्शन बी एंड डी मैंने ऐसे कर दिया। अब जो सही होगा उसके नंबर मुझे मिल गए होंगे। ऐसे ही कुछ हुआ होगा। सो ये आप कर सकते हो और ये सच में बहुत काम वाली टेक्निक है, काम वाली मतलब हाँ हेल्पफुल टेक्निक है, ये आप कर सकते हो अप्लाई। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हमें पेपर स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, कौन से सेक्शन से हमें पेपर स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करूँ तो मैथ्स के लिए तो आप सेक्शन ए से ही स्टार्ट कीजिए, सेक्शन ए बी सी डी आप उसमें लाइन वाइज चलिए। एंड फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आप सेक्शन बी से स्टार्ट कीजिए जो आपको आता हो अच्छे से। अगर आपको सेक्शन सी आता है तो आप सी से कीजिए, आपको अगर सेक्शन ई भी आता है तो आप फिर ई से भी स्टार्ट कर सकते हो अपना पेपर करना। ई करिए फिर डी या बी फिर सी, जो मर्जी है आपको कर सकते हो, ठीक है। सेक्शंस का आप सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हो, क्वेश्चंस का सीक्वेंस आगे पीछे मत करना। अगर मैं अपना बताऊं कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था पेपर करना, तो फिर फिजिक्स में मैंने सेक्शन बी से स्टार्ट किया था, देन आई वेंट लाइन वाइज। और केमिस्ट्री में भी मैंने सेक्शन बी से स्टार्ट किया था, एमसीक्यूज को मैंने सबसे लास्ट में सॉल्व किया था, ठीक है। और मैथ्स में बिल्कुल इसका उल्टा किया था मैंने, मैथ्स में सेक्शन ए से स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है। एंड ये बात आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि एमसीक्यूज का आंसर लिखते वक्त आप सिर्फ उसमें ऑप्शन ए अगर आपका आंसर है तो आप उसमें ऑप्शन ए लिखिए बस, उसके आगे आप उसका आंसर मत लिखिएगा प्लीज़, ठीक है। उसका आंसर आप मत लिखिएगा। और मैथ्स में तो खास करके स्पेशली ये काम आप मत कीजिएगा कि आप जैसे मान लीजिए आपने ऑप्शन ए लिखा, उसके नीचे आपने पूरा सॉल्व भी कर दिया है कि उसका आंसर कैसे आया है ऑप्शन ए, आपने पूरा उसका स्टेप वाइज सॉल्व कर दिया है, वो करने की कोई नीड नहीं है। आपको एमसीक्यूज में स्टेप मार्किंग नहीं मिलनी है, आप सिर्फ ऑप्शन ए लिखिए और उसका आंसर क्या है आप वो मत लिखिए, सिर्फ ऑप्शन ए लिखिए बस, काम खत्म, आगे बढ़िए। जो भी आपका स्टेप्स है मतलब आप उसको रफ वर्क में सॉल्व कीजिए। साइड में एक रफ कॉलम बनाइए, मोर देन हाफ शीट का आप एक रफ कॉलम बनाइए, आप उसमें अपना जितना भी स्टेप है वो सब आप उसमें सॉल्व करिए और मेन आंसर शीट में आप सिर्फ ऑप्शन ए लिखिए बस, आगे बढ़िए, ठीक है। हाँ, बिकॉज ना अगर मान लीजिए आपका ऑप्शन ए रॉन्ग हुआ, उसको अगर ऑप्शन बी बनाना हो किसी को तो फिर वो ना बी आराम से बना देगा। कुछ ना एग्जामिनर बहुत अच्छे होते हैं तो फिर आपकी वो हेल्प भी कर सकते हैं एग्जामिनर्स। लाइक अगर मान लीजिए आपके मैथ्स में 98 मार्क्स आ रहे हैं और सिर्फ वो एक ऑप्शन जो है वो आपके मार्क्स काट दे रहे हैं, मान लो ऐसा कुछ। या फिर ना अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके 28 मार्क्स आ रहे हैं जो बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ पासिंग है, उसका क्या होगा? फिर वो ऑप्शन जो एग्जामिनर है वो ऑप्शन ए का बी बना देगा, उसको सही कर देगा। तो ऐसा होता है काम, ठीक है। अब जिसके ऑलरेडी मार्क्स 95 आ रहे हो उसका थोड़ी अब ऑप्शन ए का बी बनाएगा एग्जामिनर, तो वो उसको रॉन्ग ही कर देगा। तो चलिए वो डिपेंड करता है मतलब सब पे क्या कौन कैसा है, ठीक है। सो दिस वाज द टेक्निक जो आप अप्लाई कर सकते हो एमसीक्यूज करने के लिए। एंड मैथ्स में गाइस सेक्शन बी ना बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो आप सेक्शन बी से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर अगर मैं कहूँ तो सेक्शन ए से करिए जैसे मैंने किया था, बाकी तो वो आपकी मर्जी है जैसे आप करना चाहो। रीडिंग टाइम मिलता है ना स्टार्टिंग का 15 मिनट्स, उसमें आप सिर्फ एमसीक्यूज पर ही फोकस कीजिए, आप सिर्फ एमसीक्यूज को ही सॉल्व कीजिए। जितना हो सके मैक्स टू मैक्स एमसीक्यूज आप उसी 15 मिनट में सॉल्व कर लीजिए। बिकॉज देखिए अब मैथ्स में आप क्या रीड करोगे बताओ, सेक्शन बी सी डी और ई में आपको जो आगे आने वाला टाइम है 3 घंटे का, आपको तो उसमें भी आपको रीड ही करना है उन सवालों को फिर से। तो उस 15 मिनट में, स्टार्टिंग के 15 मिनट में उन सवालों को पढ़ के आप क्या ही कर लोगे, ठीक है। तो आप उसको रहने दो।
सेक्शन ए को आप अच्छे से सॉल्व करिए शुरुआत के 15 मिनट में, और जैसे ही आपका राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है तो आप उसके बाद मतलब राइटिंग टाइम के स्टार्ट होते ही आप मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर और लीजिए सेक्शन ए के लिए। मैं तो कहती हूँ 15 मिनट बहुत होता है, ठीक है। 15 मिनट रीडिंग टाइम का और 15 मिनट टाइम स्टार्ट होने के बाद का, यानी ओवरऑल आपका हो गया हाफ एन आवर। तो हाफ एन आवर एमसीक्यूज के लिए मोर देन इनफ है। और मैक्स टू मैक्स चलिए 45 मिनट्स ले लीजिए एमसीक्यूज के लिए, लेकिन उसके बाद आप सेक्शन ए को छूइए भी मत, सेक्शन बी स्टार्ट कर लीजिए सीधे। लाइक जो मैंने किया था, मैंने क्या किया था कि शुरुआत का जो मेरा रीडिंग टाइम था उसमें मैंने एमसीक्यूज को पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया था, ठीक है। जो मुझे आता है मैं उसमें श्योर थी कि मुझे ये आता है तो ये मुझसे सॉल्व हो जाएगा। देन जैसे ही मेरा मेन टाइम स्टार्ट हुआ, लिखने वाला टाइम स्टार्ट हुआ, तो मैंने उस टाइम पे जो मुझे एमसीक्यूज आते थे मैंने फटाफट शीट खोली, सेक्शन ए लिखा ऊपर, नंबरिंग कर दी 20 तक। जो मुझे आते फटाफट मैंने ऑप्शन ए सी डी बी जो भी था मैंने सब कुछ लिख दिया था उसमें। और फिर जो आपका आगे आने वाला 15 मिनट बचता है आप उसमें एमसीक्यूज को ही सॉल्व कीजिए, उस पर आप अपना फोकस पूरा दीजिए, ठीक है। और उसी 15 मिनट के बाद आप सेक्शन ए को वापस मत देखिए, सीधे आप सेक्शन बी पे जंप कर जाइए। सेक्शन ए में जितना हो गया, बाकी आप अपने लास्ट में करना। सो मैंने क्या किया था कि लाइक 10:30 पे हमारा पेपर स्टार्ट होता है, ठीक है। सो 10:30 से लेके 10:45 तक मैंने अपना टाइम सेक्शन ए पे इन्वेस्ट किया, और सेक्शन एंड यस 11:30 तक मेरा सेक्शन ए बी और सी मेरा कंप्लीट हो चुका था। एंड देन 11:30 से लेकर 12:30 तक मेरा सेक्शन डी और ई पूरा हो चुका था। अब बचा मेरे पास 1 घंटा, पूरा 1 घंटा। सेक्शन ए में क्या हुआ मेरे साथ, मेरे 5 सवाल थे वो रह गए थे शुरुआत में होने के लिए, तो मैंने उनको लास्ट में सॉल्व किया, सिंपल। तो सो दिस इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर मैथ्स कि आप शुरुआत का जो आपका रीडिंग टाइम है उसको आप एमसीक्यूज पे इन्वेस्ट कीजिए। राइटिंग टाइम जब स्टार्ट होता है तो उसका और 15 मिनट आप ले लीजिए अपने एमसीक्यूज के लिए। मैक्स टू मैक्स आधा घंटा बहुत है, उससे ऊपर तो मत जाइएगा वरना आपका पेपर छूट जाएगा। और फिज़िक्स के लिए मैं अगर बात करूँ, फिज़िक्स में आप अपनी स्पीड प्लीज़ मेंटेन कीजिएगा। मेरा पेपर तो छूटने वाला था एंड में आके लेकिन समहाउ आई मैनेज्ड। प्री बोर्ड में क्या था कि मेरा पेपर तो बहुत टाइमली हो गया था फिज़िक्स का, पर बोर्ड में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेरा पेपर छूटने वाला था मेरा पेपर, बट ये समहाउ आई मैनेज्ड हो गया था। हाँ, तो दिस वॉज द टेक्निक टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज। ये आपका हाफ ईयरली आने वाला होगा, प्री बोर्ड्स आने वाले होंगे, उनमें आप इसको अप्लाई कर सकते हो और देखना ये बहुत इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है आप सबके लिए। और एक एक्स्ट्रा टिप मैं आप सबको देना चाहूँगी, फिज़िक्स में अगर आपके पास क्वेश्चन में आपको डेरिवेशंस करने को आती है तो उसको तो ना आप एकदम अच्छे से लिखिए, तो जितना अच्छा हो सके लिखिए, क्योंकि वो 5 नंबर के आती है डेरिवेशन आपकी सेक्शन डी और ई में। आई थिंक डी में आती है 5 नंबर की, पता नहीं मेरे को याद नहीं है। सो आप उसको अच्छे से लिखिए, अच्छे से उसको सॉल्व करिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैथ्स में ना आपको रफ वर्क जो है आपको अपने आंसर शीट के साथ साथ में ही करना है। ऐसा मत करिए कि आप सबसे लास्ट शीट में जाके अपना रफ वर्क सॉल्व कर रहे हो, बिल्कुल मत करना वो काम, ठीक है। और शीट्स देखिए बहुत मोटी शीट मिलती है हमको 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में, तो उसको अच्छे से इस्तेमाल करिए, पूरा शीट इस्तेमाल करिए अच्छे से। आपने पैसा दिया है पूरा उसके लिए, ठीक है, तो उसको अच्छे से इस्तेमाल करिए। मैथ्स में तो क्या होता है, जो शीट होती है वो कम पड़ जाती है, मेरी भी कम पड़ गई थी। तो आपको लिखना ये आप यू हैव टू मेक दिस श्योर कि आप सेक्शन ए को ना बस एक शीट में लाके ख़त्म कर दो, बस उसको आप सेकंड शीट पे मत ले जाओ। सेकंड शीट पे सेक्शन बी स्टार्ट कर दो, और अगर कोई भी सेक्शन है आपका तो आप उसको न्यू शीट से स्टार्ट करो। सेक्शन बी मान लो आपका हाफ पेज में एंड हो चुका है, तो सेक्शन सी को ना नेक्स्ट पेज पे ले आओ, उस पर स्टार्ट करो सेक्शन सी को आप। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन इज़, हाँ देखो ये हुआ है मेरे साथ, बट ये मेरे साथ हाफ ईयरली में हुआ था एक बार, बोर्ड में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप डेरिवेशन भूल गए हो, आपको लास्ट का फॉर्मूला तो आता ही होगा ना। जैसे मैं थी, मेरे को क्या था कि मेरे को लास्ट का फॉर्मूला तो पूरा आता था, बस मैं
मान लो मैं बीच का कुछ भूल जाती हूँ, तो मेरा ऐसा होता था मेरे साथ। So, अगर आप बीच का कुछ भूल जाओ ना, फिर क्या, कुछ नहीं करना है आपको, स्पेस छोड़ दो उतना, लास्ट में आके फॉर्मूला लिख दो। बिकॉज अगर आपका 5 मार्क्स का डेरिवेशन है तो आपके 2 मार्क्स तो ना सिर्फ फॉर्मूला के लिए ही होते हैं, सही फॉर्मूला के लिए होते हैं, ठीक है। तो आप उसको लिख दो। और हाफ ईयरली में क्या हुआ था मेरे साथ कि मेरे ख्याल से कौन सा डेरिवेशन को याद नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक डेरिवेशन था, ठीक है। तो मुझे वो याद नहीं आ रहा था कैसे करना था उसको मैं, लेकिन मुझे उसका एंड का फॉर्मूला आता था। तो मैंने क्या किया, एग्ज़ाम टाइम में मैंने उसका एंड का फॉर्मूला लिख के छोड़ दिया, और लास्ट में जब टाइम बचा मेरे पास तो उसको ध्यान से सोचो, थोड़ा अपना दिमाग चलाओ, तो मुझे फिर वो याद आ गया था अपने आप कि क्या करना होता है उसके स्टेप्स में। तो मैंने उसको लिख दिया फिर, एंड देन आई गॉट फुल मार्क्स फॉर दैट थिंग। सो द हाँ, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, अभी लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट फॉर दिस वीडियो। क्या रेफरेंस बुक्स इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए? अगर मैं कहूँ तो नहीं है इम्पॉर्टेंट रेफरेंस बुक्स, अगर बात की जाए। बिकॉज देखिए, केमिस्ट्री के लिए तो आप सिर्फ एनसीईआरटी को इस्तेमाल कर सकते हो, और रही बात फिजिक्स और मैथ्स की, तो आप पीवाईक्यूज लगाइए, एसक्यूपीज लगाइए, इतना कुछ कंटेंट अवेलेबल है आजकल गूगल पे। मैंने भी इसी से किया था, गूगल से ही था। सेल्फ स्टडी वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट्स है, आप उनको खोलिए, पीवाईक्यूज, बोर्ड पीवाईक्यू खोलिए, बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर खोलिए, इवन लास्ट ईयर का, लास्ट टाइम दो, 5-6 साल पहले का कर लेना, ठीक है। तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो, पूरा पूरा पेपर सॉल्व कीजिए। शुरुआत में जैसे अभी का टाइम है आपके पास, तो अभी के लिए आप टाइम को बाउंड ना कीजिएगा, मतलब ऐसे सॉल्व कीजिए, रैंडम पेपर सॉल्व करिए। नवंबर तक आते आते आप थोड़ा सा टाइम बाउंड कर सकते हो। जितना मैं जानती हूँ ना, अभी स्कूल्स में सिलेबस कहाँ कंप्लीट हुआ होगा, अभी नहीं हुआ कंप्लीट। हाँ, तो जितना अभी तक सिलेबस हुआ है ना, पेपर खोलिए, आपको जितना आता है आप उतना सॉल्व करिए क्वेश्चंस। आपको समझ आएगा कि भाई कितना क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी से आ रहा है और कितना आपके नोट्स में से आ रहा है। फिजिक्स के मेजर क्वेश्चंस जो होते हैं वो तो नोट्स में से ही आते हैं, एनसीईआरटी तो बहुत कम आती है, बहुत कम आती है एनसीईआरटी। और बिल्कुल इसी का अपोजिट है आपका केमिस्ट्री में, पूरी एनसीईआरटी ही आती है उसमें। तो आप केमिस्ट्री के लिए तो अभी के अभी, मतलब अभी के लिए आप केमिस्ट्री के लिए पूरा फोकस अपना एनसीईआरटी पे दीजिएगा। जनवरी जब आ जाए तब आप अपने पीवाईक्यूज लगाना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर अगर मान लो आपका सिलेबस जो है नवंबर में एंड हो चुका है, तो उसके बाद आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। फिर आप लगाइए अपना पीवाईक्यूज लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज लगाना, क्योंकि पीवाईक्यूज के बिना ना आपको समझ में नहीं आएगा कि सवाल आते कैसे हैं बोर्ड में, तो वो बहुत ज़रूरी है करना। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, एंड अगर आपके पास और भी कोई डाउट है या क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ यू आर फ्री टू गिव द सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।